बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज फिर हम अपना लास्ट एक्ट जो है पिग्मेलियन प्ले का उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं फिर कि इस एक्ट में क्या है। दिस एक्ट रिटर्न्स टू मिसिस हिगन्स ड्राइंग रूम अगेन। वी हैव बीन टू दिस ड्राइंग रूम अर्लियर in the third act, I guess. Now again we are in that drawing room as the parlor maid comes in to tell Mrs. Higgins that the professor and the Colonel Pickering, are downstairs telephoning the police and that Mr. Henry Higgins is in a state of frustration or distraction. Mrs. Higgins sends word upstairs to Eliza to remain in her room until she sends for. आपको पता है कल उसका घर से आ गई थी, कहती थी कि मैं तो उसके इधर आ गई थी मिसेस हिगिंस के पास, तो वो इधर आए हैं। उनको नहीं पता, वो समझ रहे वो कहीं भाग गई है, शी इज़ एब्सेंट, और वो उसको तलाश करते फिर रहे हैं। हिगन्स एंटर्स loudly proclaiming Eliza's disappearance, which has distracted his entire routine since he has relied on her to keep up his appointment book for him. घर में मुलाजमा का सेक्रेटरी वाला काम भी कर रही थी, इसके स्लीपर्स उठाने, इसके स्पेक्टिकल्स इसको पकड़ाने, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। ऑलमोस्ट शी वॉज वर्किंग और एक्टिंग देयर एज अ वर्चुअल वाइफ। वो एक वर्चुअल वाइफ वाला किरदार भी था तकरीबन, मौजे कहाँ पे, ये सारा कुछ वो काम। So Mr. और उसके बगैर उसको he is disturbed, he feels incomplete without her now. Mrs. Higgins expresses her disapproval of their having informed the police and asks what right they have to go to the police as if Eliza were a lost umbrella. देखें, ये ऐसे उसकी कंप्लेन लिखा रहे हैं जैसे उनकी कमोडिटी है, कोई इनकी प्रॉपर्टी है, वो गुमशुदा है, चोरी होगी तो उसको पुलिस में कंप्लेन करवाने जा रहे हैं। आप विक्टोरियन एज के जो पेट्रियार्कल हैं स्टैंडर्ड्स, जो उनको भी अपने जहन में रखें साथ में। मैंने आपसे बात की थी, जब भी कभी कोई ड्रामा, कोई कहानी, कुछ भी पढ़ना है लिटरेचर में, तो आपके जहन में जो सेटिंग दी गई होती है प्लेस ऑफ टाइम की, वो आपके जहन में होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सी चीज़ अपने टाइम से आगे की है, उसकी है ये वो सारा कुछ। तो पेट्रियार्कल जो रोल था, पेट्रियार्की के अंदर जो प्लेस थी एक औरत की, वो क्या थी? कमोडिटी की हैसियत थी। पहले बाप की प्रॉपर्टी है, उसके बाद किसकी है? वो अपने हस्बैंड की है। अगर हम इसके ऊपर देखें, मजीद इसको डिस्कस करें, द ओपनिंग ऑफ द एक्ट इम्प्लाइज दैट द क्रिएटर हिगन्स could never conceive of the fact that his creation would, or her own volition, walk out on him. उसने सोचा ही नहीं था कि ये इसको छोड़ के जा सकती है कभी, यानी उसके ज़हन में वहमो गुमान भी नहीं। उसके नज़दीक ये एक कैसी है, वो एक कह लें कि रोबोट है जो कि वैसा ही है जैसा कि उसने बना दिया हुआ है। अब वो उसके कह लें कि कहे में वो कुछ नहीं कर सकती जब तक वो नहीं सोचता। एक शेर है जॉन एलिया का कि ये ना सोचा था कि ज़ेरे साया जुल्फ़ के बिछड़ जाएगी ये खुशबू भी। उसने तो उस बात का तो उसके गुमान भी नहीं है कि वो छोड़ भी सकती है, उसकी अपनी भी कोई अहमियत हो सकती है। हिज क्लोसल कंसीट एंड असेसमेंट दैट इज सपोर्टेड बाय कर्नल पिकरिंग। दोनों इको जो दिमाग के बंदे ने आप हिसाब जला के बैठे, कहता उन्होंने कहा हाँ ऐसे अपने हिसाब किताब निकाले, साइंटिफिकली ये चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि ज़िंदगी न्यूटन ही नहीं, मिल्टन भी है। ये न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को मैयर करते हैं, ये मिल्टॉनिक अंदाज में नहीं देख रहे चीज़ों को, ये खासियत नहीं रखते। अगर इनके पास मिल्टॉनिक भी हो अंदाज चीज़ को एनालाइज करने का, तो ये समझ सकते कि क्या है, ये क्या हो रहा है। तो दिल के लिए मशीन है, क्या है दिल के लिए, अल्लामा इकबाल का शेर है, दिल के लिए पता नहीं क्या है, मशीनों की हुकूमत। तो वो मशीनों की हुकूमत में ये जी रहे हैं सारे। मेक्स हिगन्स अज्यूम दैट एलिसा हैज़ बीन kidnapped or that something horrible has happened that will require notifying the police. ये है ना जिम्मेदार शहरी, पुलिस को बताएं। His colossal ego will not or cannot entertain the idea that she might have now gained enough independence to strike out on her own.
यानी इनके नज़दीक अगर वो घर में नहीं है तो उसको कोई उठा के लेके गया होगा, वो अगवा होगी छोटी सी बच्ची मासूम जिसको पता नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा सकती है, स्टैंडर्ड्स नहीं, औरतें जा नहीं सकती, और कोई इनके नज़दीक को इसकी अपनी ज़ाती राय नहीं है। तो वो इन चीज़ों के पेश नज़र सोचने से कासिर है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मिस्टर हेल्मर ने भी यही सोचा था कि वो इस लेवल पे जा ही नहीं सकती कभी। वो पीपल डोंट डू सच थिंग्स, वो भी कहता था, लेकिन उन्होंने करज दिखाई ना, अदरवाइज द कन्वेंशन नॉर्म्स, तो वो कन्वेंशन नॉर्म्स के अगेंस्ट गए हैं ये लोग, रिवोल्ट किया इन्होंने। और इन फैक्ट इट इज़ नॉट अनटिल द एंड ऑफ द एक्ट दैट हिगन्स फाइनली रिकग्नाइजेस दैट द वर्क ऑफ आर्ट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्रिएटर एंड इज दैट सेपरेट फ्राम हिम। वो पहले तो उसके साथ जुड़ा हो ना, वो उसकी आज़ाद हो गई मुकम्मल। शी हैज़ नो फर्दर नीड ऑफ हिम, ये नहीं कि इसको नहीं है, अब इसको नहीं है, उसको बोलना आ गया है, वो अपने तौर पे चलना सीख गई है, सब कुछ कर सकती है। देयरफॉर फॉर एनी बट द मोस्ट sentimental readers, there is nothing in these acts that could possibly suggest a romantic entanglement between the two. क्या आप इन दोनों के दरमियान इस सारा कुछ के बाद जो हालात अभी तक क्रिएट हो चुके हैं, समझ सकते हैं इनके दरमियान वो जो एक रोमांटिक कोई क्रिएशन इंटेंगलमेंट हो सकती है? हमें नहीं लगता अभी तक, हो भी सकती है शायद, लेकिन फिलहाल ये फील नहीं होता। अब क्या है कि वो ये आए थे तो उनके घर, अपनी माँ के घर, तो द पार्लर मेड एंटर्स एंड अनाउंसेस द अराइवल ऑफ मिस्टर डूलिटल, वो भी आ गए इनका अब्बा, इसका अब्बा, हु एंटर्स रेस्प्लेडेंटली ड्रेस्ड, बड़े उसने ना वाइब्रेंट से कपड़े पहने हुए हैं, एज इफ ही वर द ब्राइड ग्रूम ऑफ अ वेरी फैशनेबल वेडिंग। He enters and begins immediately accusing Higgins of being responsible for his present affluent condition. कहता है जितना मेरे पास अभी जो मेरे ज़र्क बर्क पैसे की नज़र आ रही है, इसके सारे के जिम्मेदार तुम हो। लोग आगे ताना देते हैं कि मेरे हालात ख़राब करने के जिम्मेदार तुम हो, ये उसको उसके अच्छे हालात का जिम्मेदार करार दे रहा है। That is, he has come into a very large amount of money which has forced him to become respectable. इतना पैसा आ गया उसके बाद मिडिल क्लास में चला गया, अब उसको रिस्पेक्टेबल बन के रहना पड़ रहा है, मजबूरी में वो रिस्पेक्टेबल बन रहा है। उसकी फ्रीडम जो अभी बात कर रहे थे, रेपुटेशन इज़ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, वो अपनी जो अब रेपुटेशन के चक्कर में अपनी सारी फ्रीडम को लूज़ कर देगा। इट्स अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। अब वो पावर में आ गया, लिबर्टी खत्म हो गई, जो हर जगह पे जो अपनी मन मौजी जिंदगी गुजार रहा था। इट हैज़, ही सेज, ruined me the fortune, destroyed my happiness, tied me up and delivered me into the hands of middle class morality. डिलीवर कर दिया उसने, नई जिंदगी उसको डिलीवर हुई है और मिडिल क्लास मोरालिटी में जाके उसने जन्म लिया, और जहाँ पे जकड़ गया है रवायात के साथ, नॉर्म्स के साथ, ये वो सारा कुछ। इट हैज़, अच्छा जी, इट सीम्स दैट फॉर अ जोक, अच्छा पता चलता है कि इसके पास पैसा क्यों आया इसके हाथ, और इसके पीछे हिगन्स का हाथ है। वो कैसे? उसने मजाक में एक अमेरिकन बंदा था, उसको ख़त में लिखा कि मेरे पास क्या है, दैट के एक वेल्दी अमेरिकन था, एज बीइंग द मोस्ट ओरिजिनल मॉरलिस्ट एट प्रेजेंट इन इंग्लैंड। ये था ना, मोरालिटी के ऊपर करते रहते हैं, इसके ऊपर तनकीद मिडिल क्लास के ऊपर। उसने मजाक में किसी को लेटर लिखा वेल्दी अमेरिकन को कि मेरे पास द मोस्ट ओरिजिनल मॉरलिस्ट एट प्रेजेंट इन इंग्लैंड जो है वो मैं इसको जानता हूँ। उसने बड़ा मुतासर हुआ अमेरिकन बंदा जो था, एंड एज अ रिजल्ट द अमेरिकन इन हिज विल left an immense trust fund to Doolittle if he would lecture 6 times a year on moral reforms. उसका बड़ा ना काम बन गया, मॉरलिस्ट उसने आयरॉनिकली कहा था उसको, तो ये बात बन गई उसकी। As a result, Doolittle has lost his free and easy way and is now forced to conform to middle class morality. वो अब forced to है to conform कि अब उसके सोसाइटी के मोरालिटी के अकॉर्डिंग। सर ये जो मिडिल क्लास होती है यही सफ़र करती है, मतलब सफ़र वही कर रही है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि जो हाई क्लास होते हैं, जैसे वो पता नहीं किसका कॉल है, मार्क्स का या किसी का, कि रिलीजन्स बॉर्न इन द रिच एंड वर्शिप्ड बाय द क्या होती हैं, बाय द पुअर। तो ये बात भी वैसी है कि उसने मुस्तंसर हुसैन ने कहा था कि जो मोरालिटी वगैरह होती है ना, ये मिडिल क्लासियों का ढोंग है रचाया हुआ, गले पड़ा और ढोल है, बजा रहे हैं उसको।
एमी सो कॉल्ड, नीचे वालों की मोरालिटी होती कोई नहीं है, ऊपर वालों को परवाह कोई नहीं होती। हम बीच में फंसे हुए तीतर बटेर वाले हिसाब से, मिडिल क्लास से, हम तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन मिडिल क्लास उसके बाद फिर हाई मिडिल क्लास आएगी, फिर वो आएंगे जो दूसरे तीसरे इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब ये फंस गया है मोरालिटी के अंदर, अब इसको जी कोई आया गया देखना पड़ेगा, हर चीज़ का ध्यान, रिश्तेदारों का, लोगों का, सारा कुछ, वो उस चक्कर में बेचारा फंस गया है और उसकी सारी जो लिबर्टी है, ही हैज़ लॉस्ट दैट लिबर्टी। इट सीम्स दैट, अच्छा ये हो गया मिडिल क्लास मोरालिटी अलॉन्ग विद इट्स कन्फाइनिंग रिस्पेक्टेबिलिटीज। अब कन्फाइनिंग रिस्पेक्टेबिलिटीज है, हमें सिखाया जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे वो ये सारा कुछ अब उसमें जकड़ा गया। इससे पहले इसको पूछने वाला नहीं था, जिधर मर्जी खड़ा हो के कुल्फी खा रहा हो चाहे, अब ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ये सारी अब उसको, आप किसी भी ओहदे पे चले गए, रिस्पेक्टेबल ओहदे पे, आप कितना कुछ इसके साथ लूज कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको जेब नहीं देता। हालांकि आप वही इंसान जो सारी उम्र करते आए हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो ये सारा कुछ, द सम इज सो लार्ज दैट डू लिटिल इज इंटीमिडेटेड एंड कांट प्रॉपरली गिव इट अप। अब पैसा है भी बहुत ज़्यादा, डर गया है, छोड़ भी नहीं सक रहा, रख भी नहीं पा रहा, वो अब अजीब सी टेंशन का गिरफ्त में शिकार हो चुका है। Caught between two fires. हाँ, पुअर पीपल आर ऑफन जेनरस, ये भी आपने सुना होगा। पुअर पीपल जेनरस, आप किसी उधार ही लेना, जो किसी मदद भी करनी, जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो आपकी मदद कर देगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो नहीं करेगा, उसको आगे की पड़ी होती है। हम फंसे हुए हैं, अपने सारी उम्र कमाई जाना है, जोड़ना है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये वो सारा कुछ में फंसे हुए हैं। जिनके पास होता नहीं वो उड़ा देते हैं, जैसे कहता है कि 5 बहुत है भाई मैंने पुरबाश, तो वो अगर ज़्यादा हो गया तो मैं टेंशन में आऊँगा, ये वो। उसकी फिलॉसफी बड़ी स्ट्रेट और सिंपल और सही है। हाँ, तो फिर कहता है कि नेक्स्ट क्या, मिसेस हिगन्स इज प्लीज्ड टू एंड सीज now that Eliza can return home and live with her father in his new wealthy status। उसको चलो शुक्र अदा किया गया, चलो उनका स्टेटस भी बढ़ गया उधर से, एक तो लक से, तो अब ये अपने घर में जाकर कुछ ईजी हो जाएगी। बट हिगन्स, लेकिन उसका बेटा आ गया इस बात पे, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली दैट ही बॉट एलिजा फॉर 5 पाउंड्स। वो शुरू में 5 पाउंड से पे किए थे ना इस लड़की के, 5 पाउंड की कीमत लगी है, ची अर्जा फरोख्तंद। लड़की को क्या कहते हैं फारसी में? निस्वा वगैरह कुछ होगा, जन ई फरोख्तंद, चे अर्जा फरोख्तंद, हम ऐसे कर लेते हैं, कौमे ई तो नहीं, चे अर्जा फरोख्तंद, कितने में? 5 पाउंड में इसको बेचा गया। तो वो कहता है कि अब मेरा उसके ऊपर राइट है सारा, फॉर 5 पाउंड एंड दैट डू लिटिल कांट इंटरफेयर अनलेस ही इज अ रोग। तब तक नहीं कर सकता कि जब तक कि वो एक रोग है। रोग का समझ ना, जो लफंटर सा बंदा, तो विच डू लिटिल रेडिली एडमिट्स दैट ही इज, कहता है यूँ। अभी जो रिस्पेक्टिबिलिटी की बाजा बजा रहा था, तो कहता है कि नहीं मैं तो वो हूँ, दैट इज ही इज पार्ट ऑनेस्ट एंड पार्ट रोग। कहता है कुछ मैं अच्छा हूँ, कुछ मैं बुरा हूँ, थोड़ा मोमन थोड़ा मुनाफिक हूँ, मैं भी माहौल के मुताबिक हूँ। तो ये वो उसने बता दिया, अ लिटिल ऑफ बोथ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ये तो मान रहा है ना, तो हमें कह रहे हैं यार वो कहना भी दाना, हम मानते भी नहीं है, हमसे अच्छा है ये कम से कम ये कैरेक्टर जो है। This act also shows the comical transformation of Alfred Doolittle। Earlier he was, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कई कैरेक्टर्स की आएगी, 3 कैरेक्टर्स की तो होगी। एल्फ्रेड की सबसे पहले ज़्यादा तो उसकी लड़की की, एलिजा की, उसकी, फिर उसकी अपनी भी है हिगन्स की। अच्छा, earlier he was completely content to be a member of the undeserving poor and he took special delight in ridiculing and flouting the morals of the middle class। Now he is thrust completely into this morality। उसको धक्का ही दिया किसने मोरालिटी के अंदर, अब वो मजबूरन बेचारा मॉरलिस्ट बन गया, मोरालिटी को प्रीच करना पड़ेगा। which necessitates that he obey some of their dreadful conventions such as dressing properly। अब उसको कपड़े भी बेहतरीन पहनने पड़ेंगे बाहर आने जाते हुए, अब वो ऐसे ख़राब कपड़े नहीं पहन सकता। and marrying the women with whom he has been living। वो जो उसकी मिसेस है, लिव इन मिसेस है, उसके साथ शादी भी करनी पड़ेगी, उसके साथ वो शादी नहीं के बगैर ही रह रहा था। It has, as he feared earlier, placed him in a position of responsibility and it has therefore destroyed his cherished independence। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं थी ना किसी किस्म की, जो इंडिपेंडेंस थी वो he has lost that independence, whereas earlier he was frightened to accept 10 pounds rather than 5 pounds because 10 might necessitate some degree of responsibility। Now he is in control of an immense sum and consequently the dreadful poor will be
badgering him constantly for handouts. कहता मेरे पास है ना पैसे, अब लोग मुझसे मांगने आया करेंगे जैसे ये खुद लोगों से मांगता था। अब इसको समझिए कि दूसरे से पैसे मांगना कितना तकलीफ देवल होता है जब कोई आपसे पैसे इस तरह के ख़राब कर रहे होते हैं। Now he fears that not only will he have to marry, but that he might have to help support Liza, whom he threw out over 2 years ago. Responsibilities बढ़ी हैं. He can even tell Higgins, have some consideration for my feelings as a middle class man. अब ये बेचारा टेंशन में है। Thus, with this inverted statement, Doolittle has sunk completely into the horrible complacency of middle class morality. इसका भी बेचारे का खराब हो चुका काम उसके मुताबिक। और जो Doolittle's rise है is not wished for, जबकि उसकी बेटी wanted to have some rise. ये दोनों कंट्रास्ट आ गया ना कैरेक्टर्स का। ये वो उसके ऊपर अनवारंटेड किस्म की है, उसकी अनविश्ड है, जबकि दूसरी तरफ से क्या है, विश्ड थी वो जो चीज़ है। He was happy as a member of the undeserving poor and still a dustman at heart है, mourns the loss of freedom to live as he likes. Unhappy in his newfound wealth, he feels like a victim of middle class morality, forced to act respectably and responsibly. Unlike her father, Lisa wants to be a lady and views returning to the ways of a flower girl as a relapse into the gutter. वो वापस गटर में फील हो जाता, वो फील करती है अगर वो चली जाए तो। खैर इससे आगे क्या होता है कि मिसेस हिगन्स देन इन्फॉर्म्स देम दैट एलिजा इज अपस्टेयर्स, बता देती है, पहले उसने रोका था उसे ऊपर, अब कहती है वो ऊपर है। बट बिफोर शी इज टू बी सेंट फॉर, हिगन्स मस्ट प्रॉमिस टू बिहेव। मिस्टर हिगन्स की मसला है बिहेवियर का, तो वो कहती मस्ट बिहेव व्हेन शी कम्स डाउनस्टेयर्स। Mrs. Higgins then reprimands both Higgins and Pickering for being so completely self-centered and inconsiderate of Eliza's feelings. She asks Doolittle to retire for a moment until Eliza becomes reconciled with Higgins and Pickering. इनका ज़्यादा reconciliation हो जाए तो उतनी देर तुम थोड़ा बाहर हो। Eliza enters. ये अब फाइनल एंट्री है इसकी, इस कहानी की। यहाँ से ही हम अपना इख्तिताम करेंगे सारी गुफ्तगू का। इस जान है पूरे ड्रामे की, ये जो डायलॉग्स हैं यहाँ पे इसके आएंगे इस थोड़े से इवेंट के बाद। Lisa enters and addresses the two men in a refined, distant and assured manner. देखें अब वो फ्लावर गर्ल बन जाना ना चाहिए उसको। अब तो वो परफॉर्म नहीं कर रही कुछ, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी आ गई ये चीज़ें, रिफाइनमेंट। Although right now she is not performing as a duchess, but she is behaving in a very polite and a very possessive manner. वो जो manners हैं, sophistication है, वो उसकी ज़ात का एक हिस्सा बन चुकी है। इन्होंने उसका एक्सटीरियर चेंज किया था, वो इंटीरियर भी चेंज हो चुका है। सो अब देखें, अब वो अपनी फैक्ट्री सेटिंग जो थी उस पर भी उसी तरह काम कर रही है जो कि इन्होंने इसको मेड अप किया था। वो अपग्रेडेशन से नीचे भी आ जाए तो उसकी अपनी फैक्ट्री सेटिंग पे भी वो अब वही काम कर रही है जैसा कि वो है। तो वो आती है डिस्टेंट अश्योर्ड मैनर, पूरे एतमाद के साथ। हर डिग्निफाइड कैरेज एंड हर ईज ऑफ मैनर्स अनर्व्स हिगन्स। हिगन्स को बड़ी तकलीफ होती है देख के उसको इस तरह के अंदाज में, अनर्व्स होता है, नर्व होता है। हिगन्स हु इमीडिएटली अटेम्प्ट्स टू ट्रीट हर एज हिज प्रॉपर्टी। वो पुराने तरीके थे, वही मुलाजमा वाले जो इसका अंदाज था, उसके साथ ट्रीटमेंट, मेल ट्रीटमेंट उसकी, एज समथिंग ही क्रिएटेड। होते ना अपनी घर की चीज़ आप ही बनाई हुई है, अपने कोई टेंशन हो तो उस तरीके से। आउट ऑफ क्रिएटेड क्या, कहाँ से? आउट ऑफ द स्क्वैश्ड कैबेज लीव्स ऑफ कोवेंट गार्डन। कैबेज किसे कहते हैं? गोभी। गोभी के जो पत्ते हैं स्क्वैश, वो मुचड़े से हुए सारे ऐसे करके, उसमें से मैंने कहता है ये इसको बनाया मेरी चीज़ है। आपने ट्रॉय फिल्म में जो किंग है, क्या एगमेम्नॉन जब जाने लगते हैं उसको, वो क्या कहता है अपने साथ वाले जो इसका जो ज्योतिषी सा होता है, कहता है आई क्रिएटेड दिस नेशन आउट ऑफ फाइव वर्शिपर्स एंड स्नेक ईटर्स। सारा क्रेडिट वो ले रहा है ना उस चीज़ का। तो ये भी वही कह रहा है कि ये क्या थे लोग, मैंने बनाया इनको। एलिजा however does not allow Higgins to rattle her by his insulting manners। ठीक है ना, वो नहीं अब उसकी बात सुन रही है, उसकी इन चीज़ों से इम्प्रेस हो रही। जब तक आप किसी को अलाउ नहीं ना करते कुछ करने देना,
तक कोई किसी आपको कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी ही की तरफ से परमिशन होती है कि वो अगला ये कर रहा होता है। एक्ट 5 प्रेजेंट्स द फुली रियलाइज्ड गलेटिया। फुली रियलाइज्ड गलेटिया अब जो एलिजा है, शी इज़ नो मोर लिजा द फ्लावर गर्ल, शी इज़ एलिजा नाउ। एलिजा जो है द क्रिएशन ऑफ द आर्टिस्ट, अलाइव इन ऑल ऑफ आवर स्प्लेंडर, मुकम्मल जाहो जलाल के साथ आप वो यहाँ पर मौजूद है, इन पर्सन है। द रोमांस ऑफ द प्ले, द सब टाइटल रेफर्स of course to the complete transformation of the guttersnipe, the squashed cabbage leaf of the first act, into this delightful creature who is more magnificent than any real duchess। मुकम्मल उसको परफेक्शन, राइपनेस इज ऑल, शेक्सपियर कहता है इसको, राइपनेस इज ऑल, पूरी अपनी राइपनेस पे है वो जो आर्टिस्ट की जो क्रिएशन है वो उसकी। मोर रियल बिकॉज as it develops during the course of this act, Eliza has manners which are better and more polished than most duchesses. Furthermore, unlike the original Liza, the flower girl, this new Eliza has learned to control her emotional outbursts completely. इसको खुद पर पूरा कंट्रोल, कंपोजर आ गया है उसका। और now her calculated calm and her poised reserve cause the normally self-contained and super-rational Higgins to lose his temper। अब आप यहाँ पर फील करेंगे क्रिएशन जो है वो अपने क्रिएटर पर हावी होती हुई महसूस हो रही है। यहाँ पे वो लूज कर रहा है कंट्रोल अपना, जो भी वो उधर से जा रही है। एट दिस पॉइंट द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल एंड कंप्लीट। वो जो शेक्सपियर वाला फ्रेज बोला मैंने, राइपनेस इज ऑल। एलिजा in her soul truly owns her status as a lady, and not even Higgins, her creator, can take that away। अब वो भी से नहीं छीन सकता वो जो स्टेटस है जो उसने अज्यूम कर लिया अपने आप को, जो बना लिया परफेक्शन में दाखिल हो गई है जिसमें वो। कभी कभी जो साजिद है ना वो मसजूद से ज़्यादा सरशारी पा जाता है जी। मसजूद से कई दफ़ा लगता है कि जो देवता के अंदर वो खासियत नहीं होती, सारी खासियत पुजारी में होता है कि जिसको मर्जी देवता बना दे। देवता को तो चाहिए ना कोई पुजारी, पुजारी को ये हाजत नहीं है, वो किसी को भी देवता बना सकता है अगर वो बनाने पे आए। तो शायद ये वैसा मामला हो चुका है। Liza thanks Colonel Pickering for his having always treated her as a lady and never as a gutter snipe। ठीक है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं ये। She says furthermore that everything that she has learned about manners has been due to the colonel। उसने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, कर्नल का कर रही है, उसको नज़रअंदाज भी कर रही साथ में। And she now realizes that it is not what a person does but how she is treated that makes her a lady। ये सारी उसकी लर्निंग है, ये जो उसने लर्न किया है आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। The difference between a lady and a flower girl is not how she behaves but how she is treated। ये इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है जो बोलती है। इसके ओरिजिनल डायलॉग्स हैं, I shall always be a flower girl to Professor Higgins because he always treats me as a flower girl and always will, but I know I can be a lady to you because you always treat me as a lady and always will। वो जो कर्नल पिकरिंग था उसकी बात है, वो उस दिन से उसको जब फ्लावर गर्ल थी तब से उसको मिस डू लिटिल का टाइटल उसने दिया था। उसी तमीज़ से बोल रहा है, उस टाइटल के साथ ही जुड़े, उसकी तमीज़ उस दिन से मौजूद है, उसके लिए उस दिन से ही वो डचेस है। इसने उसको डचेस बना के भी उसको वही समझा है, गटर स्नाइप ही है। She learned grammar and pronunciation from Professor Higgins, but it was from Colonel Pickering that she learned self-respect. When she refuses to return to Wimpole Street, Higgins predicts that she will relapse into the gutter in 3 weeks without him। 3 महीनों में फिर वापस कहता तुम फारग, तुम्हें सारे मैनर्स शैनर्स भूल जाएंगे, मैं अगर ना हुआ तो समझा मैं हूँ तो ये है। Eliza, however, says that she could not utter the old sounds if she tried, and at that moment her father, Mr. Doolittle, appears at the window in all his splendid attire। कहती है मैं चाहूँ भी तो वो वैसा नहीं बोल सकती जैसा तुम कह रहे हो, जैसे मैं पहले बोला करती थी या कुछ करती थी। उधर से उसका बाप देखता है अंदर मिस्टर डूलिटल
और मज़े की बात ये होती है कि एलिजा स्पॉन्टेनियसली एमिट्स वन ऑफ आर ओल्ड गटरल साउंड्स, जैसे करके करती है ना अजीब से साउंड्स अनइंटेलिजिबल से, वो उसके मुंह से निकल जाता है। व्हेनेवर आई ओपन माई माउथ माई मदर कम्स आउट, वो उसकी मदर कम्स आउट, वो उसकी माँ यानी बोली जो है बाहर आ गई। एंड एक्सक्लेमेशन दैट utterly delights and vindicates Higgins। हिगन ਨੂੰ बड़ा मजा आया भी ले भी हमने मैंने दावा किया कि मैं हूँ वो नहीं हो सकती, वो निकला तो उसकी ना ईगो जरा सेटिस्फाई हो गई यहाँ से। डूलिटल हैज़ कम टू अनाउंस हिज मैरिज एंड टू आस्क एलिजा टू अटेंड द वेडिंग। वो अपनी बेटी को दावा देने हैं अपनी शादी की, किसके साथ? अपनी इसकी माँ के साथ। मतलब को इनकी लव चाइल्ड है इसकी माँ की, इसकी मिसेस की और हिगन्स की, और क्या है नाम, डूलिटल की, उसको इनवाइट करने हैं अभी शादी पे। ही एक्सप्लेन्स दैट लाइक हिमसेल्फ हिज कॉमन लॉ वाइफ हैज़ आल्सो बीन डिफीटेड बाय मिडिल क्लास मोरालिटी। कहती तेरी माँ बेचारी भी हार गई ना सामने। रिस्पेक्टेबिलिटी हैज़ ब्रोकन ऑल द स्पिरिट आउट ऑफ हर। तमीज़ के चक्कर जो स्पिरिट सी ना, मैं जो मर्जी हो जा पर शादी नहीं करनी, दे रहना, वो स्पिरिट भी कहता खत्म हो गई, बेचारी हार गई समाज के सामने, जालिम समाज। When Eliza goes upstairs to get ready to accompany her father in his wedding, Doolittle confesses that he is nervous because he has never been married before। 6 इसकी हैं मिसेस, लिव इन मिसेस, नर्वस। हाँ यार शादी मेरी कभी नहीं हुई पहले, 30 हो गया तो। Not even to Eliza's mother। हमारे गांव में ना एक ना मोचियों का ख़ानदान था, तो उनके फैमिली में एक बीमारी चलती थी। बीमारी ये थी कि वो एक ख़ास एज के बाद ना बेचारे पागल से हो जाते थे। खैर इसके अलावा एक और भी मसला था, इस वजह से भी शायद लोग भागते थे, उनकी शादियां नहीं हुई थी, 4-5 भाई थे, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो एक ना किसी ने उसके सबसे छोटे वाले बच्चे से पूछा, लड़के से, 2 बंदे बैठे हुए थे ना, वो कहता है एक बाबा जी से उन्होंने ना बड़े मज़ेदार बात की ना, मेटाफोरिकली उसने बात की, ये उसका मेटाफर टेस्ट करें ना, चेक करें। कहता है यार तेरा ब्याह नहीं होया? और दूसरा बाबा अक्के आसी सारी स्टोरी का पता है ना, इनकी शादियां नहीं हुई बेचारों की, कहते प्यो का नहीं ब्याह होया। वो बात के इसकी तो माँ की शादी नहीं हुई इसके साथ, वो तो कहता है नेवर, आई एम लिटल नर्वस बिकॉज आई हैव नेवर बीन मैरिड बिफोर, तो नॉट इवन टू एलिजा's मदर। तो किधर गया ये, हाँ जी, बट ही हैज़ नेवर टोल्ड दिस टू एलिजा। एलिजा को नहीं इस बात का पता। मिसेस हिगन्स सेज दैट शी विल आल्सो अटेंड द वेडिंग विद एलिजा। मिसेस हिगन भी जाएगी शादी पे। एंड पिकनिक लीव्स विद द ब्राइड ग्रूम, वो इसके साथ चला जाता है, डूलिटल के साथ पिकनिक बाहर चला गया। एज एलिजा इज़ अबाउट टू लीव, अब ये फाइनल यहाँ पे हमारा सीन आ गया है, ये डायलॉग सारे। एलिजा इज़ अबाउट टू लीव, हिगन्स ब्लॉक्स द डोर वे, रास्ते में आगे खड़ा हो गया, वो पुरानी हीरोइंस की तरह रास्ता रोक लिया। तो ही सेज दैट ही वांट्स एलिजा टू कम बैक, बट ही विल नॉट चेंज हिज मैनर्स विच ही मेंटेन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज द कर्नल्स। कहता है मैं अपना एटीट्यूड मैनर्स नहीं चेंज करूँगा, और ये भी कहता है कि मेरे मैनर्स वैसे ही जैसे कर्नल के, मेरे कोई से डिफरेंट नहीं है। एलिजा डिसएग्रीज, दैट्स नॉट ट्रू, शी सेज ही ट्रीट्स अ फ्लावर गर्ल एज इफ शी वाज अ डचेस। तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई डचेस हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि मैं डचेस हूँ, ना कि जैसे हूँ, ठीक है ना। टू विच हिगन्स रिप्लाइज, एंड आई ट्रीट अ डचेस एज इफ शी वर अ फ्लावर गर्ल। उसने एक्नॉलेज किया। हिगन्स कंटिन्यूज मेंटेनिंग दैट गुड मैनर्स और बैड मैनर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इंस्टेड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू हैव द सेम मैनर्स फॉर ऑल द पीपल। मुनाफिक अपने बड़ा ने बड़ा कानून जब बनाया ना कि मैं हर बंदे को बुरे तरीके से डील करता हूँ इसी तरह से, तो इसलिए मैं ये नहीं, तुम नहीं कह सकते मैं तुम्हारे साथ बैड मैनर्स हैं। इफ ही हैज़ ट्रीटेड हर बैडली, शी हैज़ टू एडमिट दैट शी हैज़ नेवर सीन हिम ट्रीट समवन एल्स डिफरेंटली और बेटर। ये उसके कानून की फिलॉसफी है। ही इज़ प्राउड दैट शी इज़ नाउ इंडिपेंडेंट। In fact, it is one of the basic things that he was wanted her to hear. उसे सुनाना चाहता है। But he insists that he can get along quite well without her. कहता मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल ठीक रह सकता हूँ। Even though he admits
I have grown accustomed to your voice and appearance. ये भी साथ में कह रहा है. Eliza then reminds him that he has both her voice and her appearance in numerous photographs and recordings. When he feels lonesome, he can turn on one of his recordings of her. Higgins counters, however, that he can't turn her soul on, and he says furthermore that he values quality more than service. And he points out that Eliza cannot buy a claim on him by fetching my slippers and spectacles. कहता है तुम सिर्फ इस बात से कि मैंने तुम मेरा जूता पकड़ाती थी और स्पेक्टिकल से तुम मेरे ऊपर पूरा एक क्लेम नहीं कर सकती. In fact, her little dog's tricks of fetching and carrying slippers can in no way compare to the greatness of his creation. उसने किस लेवल पे जाकर रखा, छोटा सा पपी है वो भी ये करता फिर रहा. That is the Duchess Eliza. Eliza wishes that she were a simple flower girl again, under the control of neither Higgins nor her father. Independence है ना. She says, I am a slave now for all fine clothes. सब कुछ पहन के भी मैं स्लेव ही हूँ. कपड़े पहन लिए वो फाइन सारा कुछ, लेकिन हूँ तो स्लेव ही ना, किसी तरह बाप की तुम्हारी सोसाइटी की. Higgins will never accept Eliza as an equal. Here he will always try to bully her, even though he says that he likes her better now that she no longer fetches his slippers and spectacles. मानता भी है. Eliza, having learned the manners involved, not only her own conduct but also other people treat her, could never become involved with a man who constantly treats her as though she were a flower girl. At this point, Eliza is absolutely refused to what course her life is to take. She sorely regrets the loss of independence which she once had. Higgins says that he will adopt her as a daughter. शादी नहीं कर रहा उसे. मतलब वो उस तरफ नहीं आया कि मैं तुम्हें लड़की बेटी के तौर पे अडॉप्ट कर लूँ. और she can marry Pickering. She swings around and cries that she won't even marry Higgins if he asks. ये तो कहता भी तेरे नहीं करानी. वो आपने याद है एलिजाबेथ ने भी एक ऐसा ही किया था. That I will ever prevail upon to marry. उसने डार्सी के बारे में कहा था. तो कहती मैं तुमसे करवानी, तुम कहो भी तो तुमसे शादी नहीं करवानी. I will never give you the privilege of knowing me again. एक दफा तो तुम्हें दे दिया ये privilege, तो never will give you the privilege of knowing me again. But he is horrified when he hears that Freddie Eynsford Hills is romantically interested in her. अब यहाँ पे इसको तकलीफ सी भी हुई है. मुझे लगता है ये jealous सा हुआ है यहाँ पे. Freddie, Higgins says, can't make anything of her. वो तेरा की बिगाड़ सकता. जो मैं करता है, जो मेरे हाथ में सीगा काम, वो जो कमार की होती हाथ चाक पे रख के या मुजस्समा साज के अंदर वो कुछ बना देता है, वो जौहरी अपने आप को समर करता है ना. Eliza responds that maybe she can do something for Freddie. After all, she only wants to be natural and she wants a little kindness. This is all she wants, little kindness. इसी ने इसको महरूम किया ना, which Freddie can certainly give to her. और वो Freddie से उसको मिल रही है ना, तो वो उधर से पूरा हो रहा है. Higgins asks if Eliza wants him to care about her like Freddie does, but she says all she wants is some kindness from him, insisting to him that she is not dirt under your feet. Higgins को कह रही है कि I'm not like a dirt under your feet. She knows that she cannot return to her old way of life and she cannot stand the idea of living with a low common man after you two, Higgins and Pickering. And she certainly doesn't intend to go to her father's house to live. Thus, as soon as possible, she will marry Freddie. Higgins is horrified at her conclusion and loudly asserts, I'm not going to have my masterpiece thrown away on Freddie. मास्टरपीस मैं क्रिएट की था, क्रिएशन उन्होंने एक आम से बंदे को पकड़ा दूं. But Eliza is determined to have her independence and therefore she decides that she will teach. वो भी पढ़ाना शुरू कर देगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना अब सारा कुछ. What in heaven's name will she teach? Higgins asks.
and he is totally astonished when she announces that she will teach phonetics. phonetics सिखाऊंगी कहती, taking Higgins phonetic methods to his chief rival. एक और वहाँ पे बंदा था जो phonetician था वो भी, तो कहती तुम्हारे वाले सारी टेक्निक्स उसको जाके बताऊंगी. अब उसको उधर से भी प्रोफेशनल जेलसी भी, इसकी सेक्सुअल जेलसी हो ना हो, प्रोफेशनल जेलसी इसके अंदर कम से कम लाजमी होगी. तो ये she reminds him what a good ear she has, and furthermore she has more manners than he has, and therefore she will be able to advertise and can thus become financially independent financially as well. It was not possible for the women of middle class in that time, but she manages to announce it so she has more outraged. It outraged Higgins, बहुत गुस्सा दिला दिया ना, furious हो गया. Grabs her and threatens to wring her neck if she does. उसको पकड़ता है, उसकी कहता है मैं तुम्हें गर्दन मरोड़ देनी है, रिंग कर देनी है अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो. Yet he suddenly sees something in Eliza. लेकिन इसी दौरान उसको पकड़ा हुआ ना, तो उसको अचानक उसमें कोई चीज़ फील हुई है Eliza, and that he has overlooked until now, जो कि अभी तक वो overlook करता है. No longer a sniveling flower girl, Eliza is a woman, a tower of strength, a consort battleship. उसको एक उसके अंदर ना एक पूरी एक कह ले के न्यू विमन, एक नया persona, powerful woman, strong woman नजर आई है. He likes her like this. Eliza is no longer frightened of Higgins. अब उसको कोई डर डर भी नहीं रहा उसको Eliza का ना, उसका Higgins का. And she defies him to strike her. जैसे उसने उसको कहा ना मैं गर्दन मोड़ दूंगा, उसके वो भी आगे उसको हमला करने की कोशिश करती है उसके ऊपर. Suddenly a pent up cat becomes a lion. वो pent up हो चुकी ना, she is behaving like a lion now. Suddenly Higgins reverses himself. He admires her for her independence. Her defiance is far better than fetching slippers and finding spectacles. कहता है ये तुम्हारा वैसे मुझे पसंद आया, तुम इससे बेहतर हो, ये तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है जिसमें तुम मेरा काम नहीं कर रही बल्कि अपना खुद कर रही हो सारा कुछ. But even after she has asserted her independence, Higgins assumes that she will decide to return to Wimpole Street, and they, Higgins, Pickering and Eliza, will be 3 old bachelors. अच्छा ये अजीब सा बंदा है, कोई अकल क्या काम नहीं कर रहा. कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं उधर अपने घर, तीनों मिलकर रहा करेंगे, तुम मैं और पिकरिंग, ओल्ड बैचलर्स के तौर पर, 3 ओल्ड बैचलर्स के तौर पर. Together instead of their living together formally as Higgins words 2 men and a silly girl. उसने ऐसा कहा कि 2 men and a silly girl, हम वहाँ पे रहेंगे. At that moment, Mrs. Higgins returns to say that Eliza's carriage is waiting. जाने का टाइम आ गया. जा रही है, leaving. Higgins, who knows that he cannot behave himself in church, has decided to stay behind, and so Eliza bids him goodbye, saying that they will not see each other again. हमेशा के लिए जा रही है. इसमें ना मुझे एक शेर याद आ गया यहाँ पे कि ये था कि असूली तौर पर तो मुझे मर जाना चाहिए था, मुझे सुकून मिला है तुझे जुदा करके, बशर समझ के किया था ना यूं नज़रअंदाज, मैं छोड़ रहा हूँ तुझे मैं भी खुदा करके. अब उसने उसको उस स्टेट ऑफ जो है ना उसकी क्रिएटर वाली स्टेट में उसको अब खुदा, वो पुजारी देवता जो भी बना रहे, अब वो उसको उस का जो एक स्टेटस लेवल उसने बना दिया है, उसने उसको वैसा कर दिया, उसने उसको नज़रअंदाज किया ना, क्रिएशन समझ के उसने उसको ऐसा बना दिया. एक ना कतील शफाई की भी शेर है, कहता है कि उसका ख्याल कहता है कि जैसे उसने उसके साथ उसको ट्रांसफॉर्म करके और उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, यूजलेस यूटिलिटी वाला मामले से निकाल देता है, तो कहता है कि कतील शफाई कि तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स जिसने चाहा भी तुम्हें और जताया भी नहीं. तो वो जो फीलिंग्स हैं जो इस तरह करके उसको ख़राब कर रहा है, तुम पता नहीं क्या है, तुम्हें उसे पुख्तगी मुयस्सर है, वो एक पुख्तगी में है, मैच्योरिटी में है, और उसका क्या बनेगा जिसको इस तरह ख़राब किया जा रहा है. तो ये चीज़ भी हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें वो जाके एलिज़ा को उसने अपनी तरफ से समझा कि शायद वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके बगैर वो भी अधूरा हो चुका है. शायद उसको ऐसी
ऐसी कोई परफेक्शन बाद में मुयसर ना हो सकता है उसकी आर्ट का इंतहा हो, इसके बाद वो कैसे कुछ क्रिएट ही ना कर सके, हो सकता ना ये भी। हिगन्स इग्नोर्स दिस कमेंट, जानबूझ के इग्नोर करते हैं, जैसे सुना ही नहीं मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, उसको लगता ही नहीं कि ये जा सकती है कभी हमेशा के लिए। एंड सो बिड्स हिम गुड बाय सेइंग दैट they will not see each other again. Higgins ignores this comment and instead he tells her offhandedly to fetch him some gloves, ties, ham and cheese while she is out. कहता वो ठीक है लेकिन आउंदी हुई चीज़ें ले गए कितना he is very much confident that she will come back. She replies, buy them yourself. आप ही लाएंगे दी जाकर एंड स्वीप्स आउट चली जाती है। एलिजाबेथ को प्रपोज करने वाला था, वो चर्च में था, वो भी ऐसे ही। हाँ वो भी वो श्योर, वो समझता ही नहीं कि औरत को इनकार कर सकती है ना, इसकी वोमनली वो जो है। तो कंप्लेसेंटली हिगन चकल्स, हंसता है ना, खसियानी से हंसी है, क्या कायम खाली या बिस्ती जी करा ली तो नाले तो कोई गल नहीं। सर्टन दैट शी विल बाय देम ऑलराइट इनफ ना, कोई नहीं ले आओगी एम मारंडी गुस्सा कर गई एंड डिपार्ट्स, और वो भी चला जाता है। We do not know if he will follow his orders. The play ends with Higgins roaring laughter as he says to his mother, "She's going to marry Freddie, ha ha, Freddie, Freddie, ha 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 ha." ये उसका एक लास्ट लाफ्टर है, यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाता है। एंड वी आर नॉट श्योर बट इट सीम्स दैट ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट शी विल कम बैक। तो ये तो था हमारा ड्रामा, उसका आज ख़त्म होता है। इसमें थोड़े से एनालिसिस के 2-4 पॉइंट्स हैं जो मज़ीद हम साथ साथ तो किए हैं, इसके बाद भी हम देख लेते हैं। At the end of the play, the two opposing forces are, बल्कि यहाँ पे मुझे शेर याद आ गया, कहता है कि वो सुरैया नहीं, ज़हरा मेरा सितारा किस्मत ही ख़राब है, नाहीर मेरी सुरैया चली गई। जॉन एलिया वाली बात कर, नाहीर मेरी सुरैया चली गई, उसकी सुरैया चली गई है लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि वो चली गई है, उसके पास ही है। At the end of the play, the two opposing forces are clearly before us. Higgins ends up so devoted to improving mankind in general that he lacks the ability to be decent to a single member of mankind. पूरी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए तुला हुआ है, एक आदमी के साथ अच्छा बन के रह नहीं सकता। जब आप दूसरों को तबलीग करने के लिए निकले ना, तो उससे पहले खुद को कलमा ज़रूर पढ़ा लें, पहले एक दफ़ा खुद को मुसलमान ज़रूर कर लें। हाँ जी, और इसके साथ साथ ये कि दुनिया का आपने ठेका नहीं लिया वो ठीक करने का, आपका पहला अवलीन और फॉरमोस्ट जो ठेका है वो खुद को ठीक करने का है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनीवन नाइसर और नाइस और काइंड, बिकम द वन, खुद बन जाए, अपने आप से शुरू करना है ये सारा कुछ। सारी दुनिया को ठीक करने का इसने सोचा हुआ है, एक आदमी के साथ ही कैन नॉट बी डिसेंट टू दैट पर्सन, वन पर्सन, और to be fine human being as such as Eliza, he can teach her to be a magnificent duchess, a Glatia, the work of art, but he lacks significant tact in their personal relationship to avoid constantly hurting her feelings. वो बात नहीं ख़त्म कर सका जो किसको हर्ट कर रही है, सब कुछ कर लिया इसने। In his devotion to reforming the entire human race, he trod innocently and unmercifully on a single individual human being. When Eliza remarks that she will not be walked on, Higgins answers her in his usual bullying fashion, then get out of my way for I won't stop for you. ये बड़ा इसने बड़क मारी हुई है अपनी तरफ से, मैं कहता तेरा डी करने हैं। एक तो ये बात। अब हम आते हैं इसकी फाइनल जो इसका रेजोल्यूशन जो होती है ड्रामा की, डिनोमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आके सेटल डाउन हो जाती हैं। हम देखते हैं ना कि सारे मसाइल वहाँ पे जाके हल हो जाते हैं। रोमांस इसका टाइटल है ड्रामा का, तो हमें लगता है कि हर चीज़ आखिर पे कहीं ना कहीं इनके दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर और दे विल स्टार्ट लिविंग हैप्पीली आफ्टरवर्ड। बट व्हाट वी सी हियर, वी सी समथिंग वेरी डिफरेंट हियर। क्या इसकी हाईली एम्बिवलेंट कंक्लूजन है, दो मतलब उसके आपको शोर शॉट कुछ नहीं है। जी सर। Shaw breaks with the tradition and leaves the question of Eliza's future unanswered. Higgins and Eliza talk about the possibilities. Possibilities हमारे सामने आती हैं जो इसकी फेट की हैं। इसकी फेट तो वही है, वो जैसे उसको तो he was confirmed, he was very much sure about, he was और he is a confirmed bachelor. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैरिज टू फ्रेडी, एलिजा हो सकता फ्रेडी से शादी कर ले, रिकन्सिलिएशन एंड रिटर्न टू हिगन्स, return to her father.
हिगन्स के पास वापस आ जाए या फिर अपने बाप के पास चली जाए, बट नथिंग इज कंक्लूसिव। लेकिन पक्की बात यहाँ पे कोई भी नहीं इन तीनों में से जो भी हमारे सामने पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। एलिजा डिक्लेयर्स हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम हिगन्स। she says goodbye for the last time and sweeps out of the room. Even so, there is no guarantee that she intends never to see him again. ये पक्की बात नहीं, शायद वापस आ जाए। And Higgins himself is confident that she will return. और वो भी तो से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है हमें कि आ जाना है इसलिए। The resolution then is left up to the audience and depends on their interpretations of the events. अब आप हम सब लोगों के ऊपर हम खुद कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो हमें लगता है ना शायद उसके मुताबिक हर का अपना अपना जवाब बन जाएगा। Most people like to believe that Eliza's talk about Freddie and leaving for good is only womanly pride speaking. ये तो ना मतलब आप थोड़ी सी अनाम में womanly जैसे औरतों का when a woman says no she means yes वाले हिसाब में बात की गई है, शायद कुछ ऐसा womanly pride speaking है, but that she will ultimately return to Higgins. ये भी एक लोगों की इंटरप्रिटेशन चलती है। इसके अगर फिल्म वर्जन्स देखें ना तो हर एक में एक दफ़ा इसने ये कहा था कि वो वापस आ जाती है, फिर एक में ये था कि उसने जब उसने कहा ये लेती है ना सामान टाई वगैरह ये वो, दरवाजे पे जाके उसने क्या कहा था व्हाट साइज, ये कह के चली गई। एक 2-3 फिल्म्स हैं जिनकी कोई स्क्रीन प्ले इसने लिखा लेकिन उनमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन ड्रामा के अंदर ये जो हमने पढ़ा है वहाँ पर कुछ बात क्लियर नहीं है। वो फिल्में फिर उनको मजबूरी होती कमर्शियल सक्सेस के लिए भी ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, जैसे ऑडियंस जहन बना के गई होती है कि ऐसा कुछ हो। Quite contrary to the dress, the vowels, the consonants, the jewelry, significantly hired one jewelry है that she learned to put on. Probably the greatest thing that she has gained from this experience is the self-respect that Pickering endowed on her with from the first time he called her Miss Doolittle. In contrast to the self-respect that Eliza has learned is the respectability that Doolittle and his women have gained, a respectability that has broke all spirit out of her. देखो उस respectability के साथ उसकी spirits हाई हुई हैं। दूसरी तरफ इसकी जो माँ है उसकी लिव इन मिसेस है, मिसेस डूलिटल जो है उसकी स्पिरिट्स ब्रेक डाउन हो गई कि वो ऊपर जाके जो है ख़राब हो गया। While respectability can be learned and what Higgins has taught Eliza, self-respect is something far more authentic and helps rather than hinders the growth of an independent spirit. तो ये आपको मिलता है। Finally, Shaw's description of the final state of affairs. अब final state of affairs खुद Shaw ने भी उसको बताया है। Shows an interesting perspective on love. मोहब्बत की थ्योरी यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी नज़दीक क्या है। Freddie was infatuated with Eliza and remains so, but it is unclear with her feelings what her feelings are towards him. Eliza की feelings उसकी तरफ क्या है? वो उसकी तरफ romantic तो है। She certainly likes him, but she continues to feel the most passionately, mostly in anger, about Higgins. She feels for Higgins, it feels. She wishes that she could get him on a desert island just to see him make love like any other man, but this remains a private fantasy which Shaw dismisses as ultimately unimportant. कुछ ऐसा देखना चाहती है उसको, लेकिन ये प्राइवेट फैंटेसी ही है उसकी, हमें लगता है। The social mores of the characters tend to favor balanced and practical love over passionate romantic love in the play. यहाँ पे practical लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पर आप जो हम सारे लोग हैं अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपर एस्पेक्ट्स में जाके देखें, फाइनल जो उसकी जो छोड़ के जाना है, उसके सामने बोलना और उसके ऊपर अटैक करना, उसकी लैंग्वेज सीखने के बाद सारा कुछ है ना, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से मैं बताता हूँ कि थीम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इंट्रूजन वाले अगर थीम्स लेके हैं, जो ये अंग्रेज़ जो थे ये मुख्तलिफ लोगों इलाकों को कॉलोनाइज कर रहे थे, इंट्रूड करके वहाँ पे, दैट इन्वॉल्व रीशेपिंग लैंग्वेज इन शेक्सपियर्स अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट प्ले, डिफरेंट प्ले, द टेम्पेस्ट जो है उसकी अगर आप मिसाल लेके आएँ, एंड मच लेटर ब्रैक्ट्स सैमुअल बैकेट्स एंड गेम, like Shakespeare's Caliban, Eliza may see a significant benefit of her newly acquired language as the ability to curse her master with fluency. अब फ्लुएंटली अपने मास्टर को कर्स बैक कर सकता है। क्या लाइन है? You taught me your language
And my profit on it is I know how to curse. Did not play great you for learning your हाँ language. जी, तो कहता है मुझे कम से कम ये फ़ायदा तो हुआ तुम्हारी लैंग्वेज सीखने का कि मैं तुम्हें I can curse you आई back. नो हाउ टू कर्स, कि मैं कैसे तुम्हें गाली देनी है या तुम्हें कर्स बैक कैसे करना है। पहले तो अंदर ही रहता था ना सारा कुछ, मैं अपनी ज़ुबान में गाली देता तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें तुम्हारी ज़ुबान में तुम्हें मतलब अपनी मादरी ज़ुबान में गाली की ज़्यादा तकलीफ होती है वो। तो एंड आयरलैंड लाइक मैनी कंट्रीज इज फेमिनाइज्ड इन द आयरिश पॉपुलर इमेजिनेशन represented by female names like Iron and Kathleen Nee Houlihan, while in colonial narratives the conqueror is usually portrayed as male. Pygmalion was produced only 4 years before the 1916 Easter. आपको पता है ना ये शौक खुद भी तो आयरिश था ना, ये तो आ गया वो, लेकिन अपने दिमाग में तो होती है ना चीज़ें, अनकॉन्शियसली बंदा कोई बातें लिख बैठता है। एंड Liza's demand for self-determination after rising into her own social maturity may reflect the Irish nationalist cause. So this was our play that we have just finished discussing the various aspects of the play. So next we will be discussing some of its major themes and critical aspects. Thank you very much.